नमस्कार, मैं हूं योगेश नागर और आज का हमारा जो विषय है वो है बायोलॉजी में 12th क्लास एनसीईआरटी का जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसमें सबसे पहला जो बॉटनी का चैप्टर है जो चल रहा था हमारा ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम अभी तक पिछली वीडियोस में आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट आपको बताया था। आइए आज चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी भी प्लांट का। यानी फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। यहाँ पर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो किसी भी फ्लावर का एक बीच वाला पार्ट होता है जिसे बोला जाता है गाइनोसियम। गाइनोसियम, ये गाइनोसियम मेनली सबसे ऊपर स्टिग्मा का बना होता है। गाइनोसियम बना हुआ है, सबसे ऊपर है स्टिग्मा, फिर ये लॉन्ग एक स्टाइल है और सबसे नीचे होता है ओवरी। स्टिग्मा किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का वो भाग है, गाइनोसियम का वो भाग है जहां पर सबसे पहले पॉलिन आते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव या मेल गैमेटोफाइट है, पॉलिन, वो यहाँ पर सबसे पहले आता है और ये पार्ट जो है ये कहलाता है स्टिग्मा। इससे नीचे एक लंबा रचना पाई जाती है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है ये, जिसे बोलते हैं स्टाइल, और इसके नीचे होता है, सबसे नीचे होता है ओवरी, जिस पर ये पूरा पार्ट टिका रहता है, रुका रहता है। ये कहलाता है थैलामस और इसे हिंदी में बोला जाता है पुष्पासन। यहाँ पर इसका जो मेन ओवरी के अंदर उपस्थित होता है ओव्यूल, हिंदी में इसको बीजांड बोला जाता है। तो ये है यहाँ ओव्यूल। अगर हम इस ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर निकाल कर देखें, बाहर देखें, तो इसका कुछ मेन स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। यहाँ आपके सामने है। सबसे पहले यहाँ पर ये ओव्यूल है, जो ये नीचे की जो स्ट्रक्चर है जिसे फ्यूनिकल कहते हैं, ये मुख्य रूप से ओवरी वॉल से जुड़ी हुई संरचना होती है। यहाँ ये ओवरी वॉल से जुड़ी रहती है। ये पतला स्ट्रक्चर है जो इस पूरे ओवरी को जोड़ती है ओवरी वॉल से, ये कहलाता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का काम है ये जो ओव्यूल है, इसको ओवरी वॉल से जब ये विकास में होता है, डेवलपमेंट होता है इसका, तो उस समय इसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। इसके बाद फ्यूनिकल का ऊपर वाला पार्ट जब ये ओवरी से जुड़ता है तो ये कहलाता है हिलम। इसके बाद यहाँ पर कुछ उभरा हुआ पार्ट है जो कहलाता है रैप। सबसे ऊपर जो उभरा हुआ पार्ट है ये कालाजा बोला जाता है। और इसके बाद ये दो आवरण, मुख्य रूप से एक या दो हो सकते हैं, ये कहलाते हैं इंटीगुमेंट। ये इंटीगुमेंट है जो ओवरी के एक तरीके से सुरक्षात्मक आवरण बना रहे हैं, ये है इंटीगुमेंट। और आगे एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, मोस्टली इसी छिद्र से जो पॉलिन ट्यूब है वो अंदर प्रवेश करती है ओव्यूल में, तो ये कहा जाता है माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल एक छोटी सी ओपनिंग है और इसके ऊपर ये दो कवर हैं जो हिंदी में अध्यावरण बोला जाता है, इसका सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं और इसको बोला जाता है इंटीगुमेंट। इसका मध्य में ये टिश्यू है जिसका नाम होता है न्यूसिलस। ये न्यूसिलस है जिसकी सारी कोशिकाएं होती हैं 2M। अब इस एम्ब्रियो का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो होता है इसके केंद्र में उपस्थित है, जिसे बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक कई 8 लगभग छोटे छोटे केंद्रकों से मिलकर बना होता है। इसमें 8 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, 8 न्यूक्लियाई है और ये सब क्या है? हैप्लॉइड है, एन है। तो ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट रचना है। अभी हम आगे चलेंगे धीरे धीरे तो इसका पूरा डेवलपमेंट और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे।
तो सबसे पहले मैंने अभी तक जो आपको बताया वो है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है फ्लावर का, वो गाइनोसियम कहा जाता है। इसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के भीतर पाया जाता है ओव्यूल, और ओव्यूल में ये मेन स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल, हिलम, रैफ, कालाजा। ये इंटीगुमेंट्स हैं जो ऊपर इसकी कवरिंग बना रहे हैं, और उसके अंदर ये सारा भाग जो भरा हुआ है ये न्यूक्लियस टिश्यू है जो डिप्लॉइड सेल्स का बना हुआ है, और इसके बीच में होता है ये एम्ब्रियो सेक जिसमें 8 न्यूक्लियाई होते हैं। 8 न्यूक्लियाई हैं इसमें, 8 न्यूक्लियाई अलग अलग अरेंज होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। इसके साथ अगर आगे चलते हैं, इसके बाद आता है ओव्यूल जो ओवरी वॉल से लगा हुआ रहता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ओव्यूल यहाँ पर ओवरी वॉल से लगा हुआ रहता है। इसका जो अरेंजमेंट है, इसका जो लगने का क्रम है, उस लगने के क्रम के आधार पर ओव्यूल का लगभग ये 6 भागों में डिवाइड करा गया है। 6 प्रकार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यानी फिर ध्यान दीजिए आप, ओव्यूल का जो ओवरी में जुड़ने का जो क्रम है, इस क्रम के आधार पर ये 6 प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले आता है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में आप देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे ऊपर का जो भाग है ये माइक्रोपाइल है, इसके बाद ये फ्यूनिकल है, और इसमें सारा जो भाग है माइक्रोपाइल है या फ्यूनिकल है वो एक सीध में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है ऑर्थोट्रोपस। फ्यूनिकल है, माइक्रोपाइल है, एक सीध में है। ठीक है, ऑर्थोट्रोपस। नंबर 2 आता है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस मुख्य रूप से जितने भी एंजियोस्पर्म हैं उसमें मोस्टली इसी प्रकार का जो ओव्यूल है, इसी टाइप का ओव्यूल पाया जाता है जिसे एनाट्रोपस कहते हैं। ये अभी हम यहाँ पर बता चुके हैं आपको। ये कहलाता है इसका कालाजा पार्ट, और ये कहलाता है रैफ, और ये होता है इसका हिलम, और ये होता है इसका फ्यूनिकल। और इस तरीके से ये इसमें इंटीगुमेंट है जो इसे ओवरलैप करे हुए इसका सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं। अंदर का जो पार्ट है वो सब होता है न्यूक्लियस सेल का बना हुआ, और ये एम्ब्रियो सेल है। इसके बाद आता है कैम्फाइलोट्रोपस। कैम्फाइलोट्रोपस थोड़ा सा अलग प्रकार का है। इसमें आप देख रहे हैं ये फ्यूनिकल हुआ, ये माइक्रोपाइल हुई, और ये यहाँ पर इसमें जो पाया जाता है कालाजा। इसके साथ हम देख रहे हैं कि ये इसके लगभग एक सीध में है और इसके राइट एंगल पर है, यानी फ्यूनिकल के राइट एंगल पर लगभग जो है ये माइक्रोपाइल है, राइट एंगल से थोड़ा सा फ्यूनिकल की ओर है। राइट एंगल से थोड़ा सा, क्योंकि इसका जो राइट एंगल था वो एक्चुअल में ये होता राइट एंगल, फ्यूनिकल का राइट एंगल। अगर ये माइक्रोपाइल इधर होता तो हम कह सकते थे राइट एंगल पर है, जो कि विशेषता किसमें पाई जाती है, एम्फीट्रोपस में पाई जाती है। आप देखिए यहाँ पर ये राइट एंगल पर है जो एम्फीट्रोपस कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ये व्यवस्था राइट एंगल ना होकर और थोड़ी सी मूव हो जाती है, यानी इस तरीके से मूव हो जाती है। ये थोड़ा ये माइक्रोपाइल जो है फ्यूनिकल की तरफ थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है, तो ये अवस्था कहलाती है कैम्फाइलोट्रोपस। और ये था एम्फीट्रोपस। इसके बाद आती है हेमीट्रोपस। ये थोड़ी सी अलग तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि इसमें पूरा जो एम्ब्रियो सैक है वो रोटेट होता है। इसके अलावा जो इसके इंटीगुमेंट्स हैं वो भी ज़्यादा वृद्धि करते हैं, ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट होता है, और जो एम्ब्रियो सैक है थोड़ा रोटेट हो जाता है। इसके बाद आता है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस में हम देखते हैं कि इसका जो फ्यूनिकल है वो लंबा हो जाता है, और ये पूरा जैसे कि ओवल रोटेट हो जाता है। देखिए सामान्य स्थिति इसकी ये थी, जो पाया जाता है ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में कॉमनली जो पाया जाता है वो था एनाट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल होता है। लेकिन जब इसके फ्यूनिकल की लगातार ये लंबाई बढ़ती है, इसकी लेंथ बढ़ती है, तो ये इस प्रकार से रोटेट हो जाता है, तो ये कहलाता है सर्सिनोट्रोपस, यानी स्पाइरली हो जाता है, थोड़ा सा इसका आकार जो है वो बढ़ जाता है। अगली बार हम इसमें देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें
तो अभी तक हमने देखा था टाइप ऑफ ओव्यूल। टाइप ऑफ ओव्यूल के बाद देखेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। बात कर रहे थे टाइप ऑफ एम्ब्रियो। अभी हमने देखा टाइप ऑफ एम्ब्रियो। अब देखिए ये एलएस ऑफ ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं अभी। ये फ्यूनिकल हिलम, जहां ये फ्यूनिकल आकर ओव्यूल से मिलता है, ये हिलम है। इसके बाद ये उभार वाला भाग रैफ, ऊपर कालाजा, और फिर ये जो इंटीगोमेंट पाए जाते हैं, इसमें अध्यावरण इसे हिंदी में बोला जाता है। और ये नीचे भाग में एक माइक्रोपाइल है, एक ओपनिंग है, ये हमने आपको बताया था। देखिए इंटीगोमेंट के आधार पर तीन टाइप का, 3 टाइप का हो सकता है ये। नंबर 1 यूनिटैग्मिक, सेकंड नंबर है बाइटैग्मिक, और तीसरा है एटैग्मिक। यहां पर हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इंटीगोमेंट के आधार पर कितने टाइप का हो सकता है ये ओव्यूल। तो ये इंटीगोमेंट है, ये हमने बताया एक जो लेयर है जो इसे एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है, ये ओव्यूल में उपस्थित है। यहाँ पर ये इंटीगोमेंट के आधार पर ओव्यूल 3 टाइप्स का ये हो सकता है, 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 यूनिटैग्मिक, जब केवल एक सिंगल इंटीगोमेंट पाया जाता है। ठीक है, जब केवल एक वन इंटीगोमेंट, जब वन इंटीगोमेंट प्रेजेंट होता है तो यूनिटैग्मिक। जब 2 इंटीगोमेंट हो, जब 2 इंटीगोमेंट प्रेजेंट हो तो ये ओव्यूल कहलाता है बाइटैग्मिक। और जब इंटीगोमेंट ना हो, कंप्लीटली क्या हो, एब्सेंट हो, जब इंटीगोमेंट ना हो तो ये बोला जाता है एटैग्मिक ओव्यूल। तो इंटीगोमेंट्स के आधार पर ओव्यूल 3 टाइप के हुए, 3 टाइप्स के हैं टोटल, यूनिटैग्मिक, बाइटैग्मिक और एटैग्मिक। चलिए अब आता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका एम्ब्रियो सैक। ये न्यूसेलस है, हमने बताया पूरा भाग न्यूसेलस है। न्यूसेलस में ही इसका ये एम्ब्रियो सैक स्थित होता है। न्यूसेलस की जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड है, 2n है। एम्ब्रियो सैक हमने पहले भी आपको बताया था, 8 सेल होता है, इसमें 8 सेल होती हैं, 8 न्यूक्लियाई हैं, 8 न्यूक्लियाई, 8 केंद्रक इसमें इस समय उपस्थित हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ये बताया गया है एम्ब्रियो सैक, हिंदी में इसको भ्रूणकोश बोला जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें टोटल 8 सेल है, 3 एंटीपोडल सेल हैं, 1 2 3 एंटीपोडल सेल हैं, 2 इसमें पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई सेल एक दूसरे के पास हैं, जब तक ये अलग अलग है तो उन्हें पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, तो इन्हें लिखा जाता है N+N। लेकिन जब ये एक स्थिति में आकर जुड़ जाती हैं, दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाती हैं, तब हम इसको कहेंगे सेंटर सेल। यानी इसमें सेंटर सेल न्यूक्लियस होगा तो इसमें 2n हो जाएगा, इसका गुणसूत्रों की संख्या इसमें 2n हो जाएगी, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 2n हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सेल होती है बड़ी मध्य भाग में, इसे सेंट्रल सेल कहते हैं। और अब इसका मुख्य भाग जो है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 3 सेल हैं, यहाँ पर 3 सेल्स यहाँ प्रेजेंट हैं। इनमें से 2 सेल हैं साइनेटेड सेल और एक सेल कहलाती है एग सेल। इन 3 सेलों से मिलकर जो ये एक एपरेटस बनता है, जिसमें 2 साइनेटेड सेल हैं और एक एग सेल है, ये टोटल कहलाता है एग एपरेटस। ये एग एपरेटस है। ये निषेचन में आप आगे देखेंगे फर्टिलाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो साइनेटेड सेल है, इन साइनेटेड सेल में यहाँ आगे की तरफ
कुछ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक जिगजैग स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कहलाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या वर्क होता है कि जिस समय यहाँ पर निषेचन होने होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, उससे पहले पॉलन ट्यूब को ये एंट्री देने में हेल्प करता है, यानी पॉलन ट्यूब इन्हीं फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू अंदर एंटर करती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसमें 8 सेल हैं। तो ये था एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर। ये हमने बताया इंटीगुमेंट के आधार पर कितना टाइप का ओव्यूल हो सकता है। तो यहाँ पर इसको ऐसे लाइन खींच दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप बाद में इसको उतार सकते हैं। और हाँ, एक बात हमने कहा था कि आप इसके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि बिना नोट्स के आप इसे कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप नोट्स बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने आप से आप उसका एक्सप्लेनेशन दें, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको ये सब कुछ याद होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं सम स्पेशल मॉडिफिकेशन, जो कुछ यहाँ दिए गए हैं, यानी ये एज मेन स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन भी पाए जाते हैं ओव्यूल में कई बार। तो यहाँ पर मुख्य 4 जो है यानी 4 मॉडिफिकेशन को यहाँ पर दिखाया गया है। नंबर 1 आता है ऑब्स्ट्रेट। ये ऑब्स्ट्रेटर क्या होता है? ऑब्स्ट्रेट क्या है कि यहाँ पर जो फिनिकल होता है, कई बार यहाँ पर एक आउटर ग्रोथ बन जाती है। ये आउटर ग्रोथ बन जाने से क्या होता है कि कई बार ये हेल्पफुल होती है कि ऊपर से जर्मिनेशन, जब पॉलन जर्मिनेट होता है उसके बाद जो पॉलन ट्यूब आती है, ये पॉलन ट्यूब को माइक्रोपाइल में एंटर कराने में हेल्पफुल होता है। यानी ये स्ट्रक्चर क्या है कि ऑब्स्ट्रेटर है, और इसमें क्या है कि जो पॉलन ट्यूब आती है उसको माइक्रोपाइल में एंट्री कराने के लिए हेल्पफुल होता है। ये एक आउटर ग्रोथ के रूप में जो फिनिकल है वहां पर डेवलप होती है, वहां पर बन जाती है। अगला आता है एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम क्या है कि जो इंटीगुमेंट की जो अंदर वाली जो लेयर होती है, अंदर वाली जो इंटीगुमेंट की लेयर है, ये धीरे धीरे इसका विघटन शुरू हो जाता है, गलनी शुरू हो जाती है। और इसके गलने के बाद ये कुछ न्यूट्रिएंट है जो बनाती है, और ये किसको डिलीवर करती है? उसे एम्ब्रियो सैक को डिलीवर करती है। ये अधिकांश तब पाई जाती है, और फिर ये स्ट्रक्चर तब पाया जाता है जब जो इसमें पाए जाने वाले जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अपेक्षाकृत पहले ही इसमें डिसॉल्व हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है। तो इसके बाद क्या है कि इंटीगुमेंट की अंदर वाली जो लेयर है, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द इंटीगुमेंट क्या हो जाती है? ये डिसॉल्व होने लगती है, विघटित होने लगती है। तो इसे कहते हैं एंडोथीसियम। इसके बाद आता है हाइपोस्टेट। हाइपोस्टेट में क्या होता है कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के निचली तरफ, क्योंकि क्या है ये इसका ऊपरी भाग माना जाता है जिधर माइक्रोपाइल है, तो ये क्या है इसका? ये निचला भाग है। तो माइक्रोपाइल जो एम्ब्रियो सैक है उसके जो इसका जो निचला भाग है उसमें कुछ सेल यहाँ डेवलप हो जाती हैं, और ये सेल क्या होती है कि सेल वॉल बड़ी हो जाती है। यानी हाइपोस्टेट क्या है? एम्ब्रियो सैक के नीचे कुछ सेल डेवलप होती हैं, इन सेल की सेल वॉल मोटी होने लगती है, थिक होने लगती है। इस पर ये कॉलन काइमेटस फॉर्म में चेंज होने लगती है, लिग्निफाइड हो जाती है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो डेवलप हुआ सेल की वजह से डेवलप हुआ हाइपोस्टेट। तो ये भी क्या है? एक स्पेशल मॉडिफिकेशन है जो ओवल में पाया जाता है। इसके बाद आता है एपिस्टेट। एपिस्टेट क्या होता है कि हाइपोस्टेट में क्या हुआ था कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक के लोअर बेलो साइड में यानी नीचे की ओर ये डेवलप हुई थी। यहाँ पर क्या है? इसे ऊपर की तरफ ये डेवलप होती हैं, और इन सेल का जो काम है ये लिग्निफाइड भी नहीं है, ना ही कॉलन काइमेटस है। ये सेल डेवलप होती हैं जो एक तरीके से मार्ग अवरुद्ध करती है, और इनका जो मुख्य कार्य है यानी जो बनी होती है ये न्यूक्लियर एपिडर्मिस से बनी हुई होती है। इसका कोई यहाँ मुख्य कार्य नहीं होता, तो ये कहलाती है एपिस्टेट। तो ये था हाइपोस्टेट और ये है एपिस्टेट। चलिए अब देखते हैं इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए हम पढ़ रहे थे मेगागैमेटोजेनेसिस, यानी हिंदी में इसको कहा जाएगा दीर्घ बीजाणुजनन का निर्माण, यानी दीर्घ बीजाणुजनन। मेगागैमेटोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक,
यहाँ पर आपने देखा था, हम पहले पढ़ चुके हैं, एम्ब्रियोसैक जो ओव्यूल में पाया जाता है मुख्य रूप से फीमेल गैमेटोफाइट है। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो यहाँ पर है ये जो ओव्यूल, ओव्यूल में सबसे पहले जो इसकी सेल है, इसमें एक सेल अन्य सेलों की अपेक्षा, अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा इसका कोशा द्रव, इसका साइटोप्लाज्म ज्यादा डेंस हो जाता है, इसकी सेल वॉल बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, और अन्य सेलों से देखते हुए थोड़ी इसका साइज इंक्रीज होता है, विकास करती है, आकार बढ़ता है इसका। ये सेल कहलाती है प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल। आगे चलकर ये सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसमें बाहर वाला कहलाता है, बाहर वाली सेल कहलाती है प्राइमरी पैराइटल सेल और अंदर वाली कहलाती है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। पैराइटल सेल कई बार माइटोसिस करती है और कई कोशिकाओं में, कई सेल में डिवाइड हो जाती है। प्राइमरी पैराइटल सेल पैराइटल सेल में डिवाइड हो जाती है, और ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल ये आकार में थोड़ा बढ़कर मेगा स्पोर मदर सेल में बदल जाती है। यहां तक इसमें 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं, डिप्लॉइड सेल है। इस कंडीशन में इसमें इस स्थिति में होता है रेडक्शन डिवीजन, यानी अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। मियोसिस के बाद जो अभी तक ये मेगा स्पोर मदर सेल 2n थी, रिडक्शन डिवीजन के बाद ये nn की 4 सेल में डिवाइड हो जाती है। ये 4 सेल बनाती है, 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करती है। ये 4 सेल एक लाइनर अरेंज में हो जाती है, लाइनर अरेंजमेंट पाया जाता है, लाइनर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर, यानी ये जो मेगा स्पोर मदर सेल थी जो 2n थी, इसने रिडक्शन डिवीजन किया और ये 4 भागों में बट गई। इसे कहते हैं लाइनर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर। ये हैप्लॉइड सेल थी, यानी ये यहां पर ध्यान देने की बात है कि यहां पर ये 2n थी और रिडक्शन डिवीजन के बाद ये हैप्लॉइड सेल में बदल गई। इनमें रिडक्शन डिवीजन हुआ है, मियोसिस हुई है। मियोसिस के बाद जब हम आगे देखते हैं अगली कंडीशन में, तो यहां पर जो ऊपर की जो 4 टेट्राड में से जो ऊपर का 4 मेगास्पोर बने थे, ये 4 मेगास्पोर में से जो ऊपर के 3 हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं डीजेनरेटिंग मेगास्पोर। ये 3 ऊपर के डीजेनरेट हो जाते हैं, और जो नीचे वाला है ये आकार में और बड़ा होता है, साइज में इंक्रीज होता है, और इसे कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। इसके बाद जो डीजेनरेटिंग मेगास्पोर थे ये धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं, और फंक्शनल मेगास्पोर साइज में इंक्रीज होता है, इसके जो साइज है इसके आकार में वृद्धि होती है, और ये धीरे धीरे अब रूप ले लेता है एम्ब्रियोसैक का। ये एम्ब्रियोसैक में बदल जाता है। सबसे पहले यहाँ फंक्शनल मेगास्पोर का जो एक न्यूक्लियस था ये 2 में डिवाइड होता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टू सेल एम्ब्रियोसैक। यहां पर ये 2 जो इसके न्यूक्लियाई थे ये दोबारा एक बार डिवीजन करते हैं, लेकिन ये मियोसिस नहीं, माइटोसिस डिवीजन है, यानी रिडक्शन डिवीजन केवल यहां हुआ था, मियोसिस केवल यहां हुई थी। इसके बाद इसमें ये सब एन सेल हैं, हैप्लॉइड सेल हैं ये, और ये डिवीजन के बाद अब जो डिवीजन है वो माइटोसिस डिवीजन है। सबसे पहले ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 2 सेल बनी, उसके बाद ये दोनों भी दोबारा एक बार और डिवाइड होते हैं, 4 सेल बन गई। इसके बाद ये 4 सेलेट 8 सेलेट में बदल जाता है, यानी 4 सेलेट जो स्टेज है एम्ब्रियोसैक की, ये दोबारा एक बार इसमें माइटोसिस होती है और 8 सेल में ये बदल जाता है। ये 8 सेल्स में से 3 सेल इसकी एक पोर पर चली जाती हैं और इसकी 3 सेल
अलग चली जाती हैं, यानी एक दूसरे से अपोजिट पोल पर ये मूव कर जाती हैं। दोनों में से एक एक सेल बीच में सेंटर में रह जाती है, जिसे कहते हैं आगे चलकर पोलर न्यूक्लियाई। इसे हम पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं, इसे सेंटर सेल भी कह सकते हैं। कई प्रजातियों में ऐसा देखा गया है कि इन दोनों का जो फ्यूजन होता है वो केवल फर्टिलाइजेशन के समय होता है, लेकिन कई बार ये पहले ही फ्यूज हो जाती है और इसको उस समय कहते हैं सेंटर सेल।